हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्सी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में और ये हम लोग का विद्युत धारा का 7वां वीडियो है। देखिए क्लास 10th में अगर देखा जाए तो विद्युत धारा चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यह काफ़ी लंबा चैप्टर है और उम्मीद है 2 या 3 और वीडियो में हम लोग का विद्युत धारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन क्या है? सुनिए, प्रतिरोध संयोजन यानी प्रतिरोध को जोड़ना है। ये क्या है तो बोलिएगा, ये तो प्रतिरोध है, अभी हम लोग बना चुके हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है? प्रतिरोध है, तो बीच वाला लाइन को हम लोग बड़ा बनाएंगे। ये भी क्या है? तो ये भी प्रतिरोध है, यानी इसमें कितना प्रतिरोध है? तो 3 प्रतिरोध है। तो पहले को बोलेंगे हम लोग क्या? R1, दूसरा प्रतिरोध को R2 और तीसरा प्रतिरोध को R3। अब सुनिए, इस लाइन को हम मिला देते हैं, इस लाइन को हम मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम करंट प्रवाह करते हैं, तो जब करंट प्रवाह करते हैं, करने के बाद जब इस बिंदु पर करंट जाता है तो यह 3 भाग में बढ़ जाता है। एक तो इधर, इसको बोलेंगे I1, एक तो इधर, इसको बोलेंगे हम लोग I2 और एक करंट जा रहा है इधर, जिसको बोलेंगे हम लोग I3। तो यही करंट बढ़ते 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 यहाँ तक आएगा I1, यही I2 बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक I2 और यही I3 यहाँ तक आएगा I3 और पुनः यही तीनों आपस में यहाँ मिलकर फिर प्रवाह हो गया क्या? I। और विभवांतर तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ई हो गया हम लोग का क्या? समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन। समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन तो क्या है परिभाषा? उस प्रकार का प्रतिरोध संयोजन, उस प्रकार का प्रतिरोध संयोजन जिसमें विभवांतर समान हो। उस प्रकार का प्रतिरोध संयोजन जिसमें विभवांतर समान हो परंतु विद्युत धारा अलग अलग हो, उसे हम समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन कहते हैं। तो सुनिए, हमने क्या परिभाषा बताया? तो उस प्रकार का प्रतिरोध संयोजन, उस प्रकार का प्रतिरोध संयोजन जिसमें विभवांतर समान हो, जिसमें विभवांतर समान हो परंतु विद्युत धारा भिन्न हो, तो उसे समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन कहते हैं। और ये है हम लोग का फिगर। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक ज्ञात करें। ठीक है, या यही है ना, यही प्रश्न इस तरह से भी एग्जाम में देखने को मिलता है। डायरेक्ट पूछ देगा कि किसी समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को सिद्ध करें। ठीक है, समांतर क्रम में हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें प्रतिरोध कितना है? कितना है प्रतिरोध? R1, R2, R3, यानी प्रतिरोध कितना है? 3 है। तो यहाँ लिखेंगे कि जब तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिगर बनाएंगे, संयोजित करेंगे। चलिए किया जाए। तो अभी हम बताएं कि ऊपर वाला जो लाइन है इसको हम लोग थोड़ा छोटा बनाएंगे। देखिए इस तरह से छोटा हो गया। बीच वाला लाइन थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बीच वाला लाइन थोड़ा सा बड़ा और नीचे वाला भी छोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम मिला देते हैं। ये क्या हो गया हम लोग का समांतर क्रम। यहाँ से करंट प्रवाह करते हैं क्या? I। तो इस बिंदु पर जाने के बाद इधर होगा I1, इधर होगा I2, इधर होगा I3। ठीक है, तो ये 3 भाग में बट गया और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये भी यहाँ तक I1 होगा, ये I2 होगा और इधर I3 होगा और पुनः इस बिंदु पर मिलने के बाद यहाँ करंट प्रवाह होगा क्या? I बात समझ में? आगे सुनिए, अब यह पहला प्रतिरोध है तो इसको बोलेंगे R1, ये है R2 और ये है R3, 3 प्रतिरोध हो गए। विभवांतर तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। कहने का मतलब कि जहाँ R1, R2, R3 क्या है? तो 3 प्रतिरोध है। ठीक है, 3 प्रतिरोध है, कॉमा
आ जाइए I1 I2 I3 यह क्या है, तो I1 I2 I3 विद्युत धारा है, ठीक है ना। I1 I2 I3 क्या है, विद्युत धारा है, तथा विभवांतर भी है। चलिए अब आते हैं ओम के नियम से, ध्यान से देखिएगा। ओम के नियम से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो ओम के नियम से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे ओम का नियम। तो सुनिए, अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ओम का नियम क्या है, तो I समानुपाती भी, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम बताए थे क्या कि जैसे ही समानुपाती हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह और एक ठो बटा में आर, ठीक है। अब देखिए तो I बराबर सूत्र क्या निकलता है, I बराबर सूत्र निकलता है क्या, V बटा में R। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं और ओम के नियम से हम लिख सकते हैं कि I बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा सर V बटा में R। तो अगर हम बोलें कि I1 बराबर क्या होगा, I2 बराबर क्या होगा और I3 बराबर क्या होगा, ठीक है, ये तीनों बताइए। तो सुनिए, जब I1 बराबर V बटा में, तो V तो सब जगह भी है, कहने का मतलब इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी रहेगा। लेकिन जब हम I1 लिखेंगे तो I1 के लिए प्रतिरोध कितना है, तो बोलिएगा R1। I2 के लिए प्रतिरोध कितना है, तो बोलिएगा R2। और I3 के लिए प्रतिरोध कितना है, तो बोलिएगा R3, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो अब सुनिए, जो अलग अलग हो उसी को हम लोग जोड़ेंगे, जो अलग अलग हो, कहने का मतलब कि यहाँ विभवांतर अलग है कि विद्युत धारा अलग है, तो आप बोलिएगा विद्युत धारा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 I3 लिखा है लेकिन विभवांतर सब जगह भी लिखा है, तो जो अलग अलग हो उसी को जोड़ेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे किसको जोड़ेंगे, तो बोलिएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 को जोड़िए, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो I के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो I के जगह लिख सकते हैं आप V बटा R। I1 के जगह क्या लिख सकते हैं, तो I1 के जगह V बटा R1। I2 के जगह क्या लिख सकते हैं, तो I2 के जगह V बटा R2। I3 के जगह क्या लिख सकते हैं, तो V बटा में R3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा चीज़ जो तीनों में दिखाई दे, ऐसा चीज़ जो तीनों में दिखाई दे, तो V तीनों में से V निकाल लिया जाए। तो यहाँ क्या बचेगा, तो 1 बटा में R1, यहाँ क्या बचेगा, तो 1 बटा में R2, यहाँ क्या बचेगा, तो 1 बटा में R3, और ये भी से भी खत्म, तो बचेगा क्या, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3। तो अब हम मिलाते हैं कि यहाँ पे तो सब मिल रहा है लेकिन यहाँ पे P लिखा है और हम लोग के सूत्र में तो कोई P नहीं है। तो देखिए ये दर्शाता है P का मतलब पैरेलल, और पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम, ठीक है। तो यह दर्शा रहा है कि P का मतलब आप इसको सूत्र को सिद्ध कीजिए, लेकिन किस में, तो समांतर क्रम में, इसीलिए यहाँ पे हम लोग P लिख देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। इस तरह से हम लोग का यह फॉर्मूला बहुत ही आसानी तरीका से सिद्ध हो। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। देखिए ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं कि इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह कोई तार है, यह कोई तार है, तो जब किसी तार में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जब किसी तार में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तब वह तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होने लगता है, क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है, जिसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक। देखिए हम लोग जितना परिभाषा पढ़ रहे हैं या जो भी फॉर्मूला हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, यह हम लोग बहुत ही आसान तरीका से और समझ के बना रहे हैं। देखिए एग्जाम में अगर जैसे ही पेपर आपको मिलता है तो उस पेपर पे लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। कहने का मतलब एग्जामिनर कहना चाहता है कि जो प्रश्न हम दिए हैं इसका आंसर बुक में क्या लिखा है हमको उससे मतलब नहीं है, आप इस क्वेश्चन के बारे में कितना जानते हैं ये लिखिए, ठीक है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने का, किताबी भाषा रट्टा नहीं मारना है।
ठीक है। जब तक हम किताबी भाषा रट्टा मारते रहेंगे कुछ देर के बाद उसे फिर भूल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ अगर समझकर हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे वो चीज़ कभी निकलने वाला नहीं है। तो सुनिएगा ध्यान से कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। तो देखिए, जैसे ही हम तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं वह तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो यह क्यों गर्म होता है? ऊष्मा के कारण, करंट प्रवाह होने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कहने का मतलब कि जब किसी तार में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तब वह तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है, तब वह तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो क्यों गर्म होने लगता है? ठीक है, यह परिवर्तन विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न ऊष्मा के कारण होता है, जिसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, जिसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कहता है सवाल कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी करंट प्रवाह करने पर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है वह ऊष्मीय प्रभाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा, यही प्रश्न इस तरह से भी बिहार बोर्ड पूछ चुका है कि निगमन करें, ठीक है, मैंने ज्ञात करना है, सिद्ध करना है H बराबर I² RT, जहाँ H किसी प्रतिरोध R क्या है? तो प्रतिरोध में विद्युत धारा I क्या है? तो विद्युत धारा द्वारा T समय, तो T क्या है? समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है H। ठीक है, तो यह दोनों ही प्रश्न एक ही है। ठीक है, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, यानी यह जो नीचे लिख दिया है ना, इस पर निर्भर करता है। क्या लिखे हैं? पहला, तो जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब ऊष्मा का परिमाण। दूसरा क्या लिखे हैं? जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब ऊष्मा का परिमाण। तीसरा क्या लिखे? जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब ऊष्मा का परिमाण। यानी तीनों में हम एक ही बात लिखे हैं। अब ध्यान से सुनिए, हमको फॉर्मूला सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो H बराबर I² RT। I क्या है? तो बोलिएगा विद्युत धारा, एकदम ध्यान से समझिए। ठीक है, विद्युत धारा। R क्या है? तो R बोलिएगा कि सर ये है प्रतिरोध। T क्या है? तो बोलिएगा कि यह समय है। ठीक है, तो H बराबर I², यही फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो सुनिए ध्यान से, जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, ये देखिए ऊष्मा, यही है ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण। हीट है ना, हीट माने ऊष्मा, गर्मी। तब देखिए हीट माने ऊष्मा का परिमाण, क्या लिखेंगे? विद्युत धारा के पावर कितना? 2 को मतलब वर्ग, तो ऊष्मा का मान परिमाण विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। समीकरण 1। ठीक है, कैसे बोलिएगा आप? तो जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। परिमाण क्या बोलेंगे हम लोग? कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात में लिख लीजिएगा समीकरण 1। अब आते हैं, इसका काम खत्म। अब क्या बचा? तो R प्रतिरोध। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग H समानुपाती R, केवल R, इस पर स्क्वायर या क्यों कुछ नहीं है, केवल R। तो इसको कैसे बोलेंगे? तो जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ऊष्मा का परिमाण क्या होगा? तो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक, अर्थात
तो अर्थात में लिख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए इसका भी काम खत्म। अब बचा क्या, टी। तो टी का कैसे लिखेंगे, चलिए इसको पूरा मिटाते हैं। टी कैसे लिखेंगे, तो H समानुपाती टी, यही ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण समय के समानुपाती होता है, समय के समानुपाती होता है, ठीक है, समय के समानुपाती होता है। अर्थात में क्या लिखेंगे, H समानुपाती T, समीकरण 3। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऊपर बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब ये फॉर्मूला सिद्ध करना है, H बराबर I² RT। तो कैसे बनेगा, अगर देखा जाए समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1, 2 एंड 3 को मिलाने पर, ठीक, मिलाया जाए तो हम पिछले वीडियो में बताए हैं को जो चीज़ 2 बार हो या 3 बार हो या 4 बार हो, केवल 1 बार लिखेंगे। कहने का मतलब इसमें H कितना बार है, तो 3 बार, लेकिन लिखाएगा कितना बार, सिर्फ 1 बार। अब आगे बढ़ते हैं, समानुपाती कितना बार है, तो 3 बार, लेकिन लिखेंगे कितना बार, सिर्फ 1 बार। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, तो I² 1 बार है तो इसको लिख दिए, फिर क्या है, तो R है तो R लिख दिए, फिर क्या है, T है तो T लिख दिए। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब जब भी हम समानुपाती हटाते हैं, जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तब एक ठो बराबर और एक ठो स्थिरांक लिखेंगे। यहाँ पे स्थिरांक लिखेंगे के, यहाँ पे स्थिरांक क्या लिखेंगे, के। और हम के जगह यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक है, यानी समानुपाती हटाने के बाद स्थिरांक का काम कर रहा है, जहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। तो अब हम के जगह 1 मान लेते हैं। जब के बराबर 1 हो, जरा 1 रख के देखते हैं हम 1 रख के देखते हैं। तो देखिए, तो H बराबर यहाँ पे हम 1 रखते हैं, तो 1, ठीक है, I² RT। 1 से किसी भी संख्या में गुना किया जाए, है ना, तो 1 तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, I² RT। तो इस तरह से हम लोग का यह फॉर्मूला प्रूव हो गया। देखिए, हम इसको देख कर भी बता सकते हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। समीकरण 1, जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं। समीकरण 2, जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तब उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण समय के समानुपाती होता है। तीनों समीकरण को मिला दिया जाए, समानुपाती हटा के बराबर है स्थिरांक के की जगह 1 रखिए, यही फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग आज समांतर क्रम भी पढ़ लिए और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी और ऊष्मीय प्रभाव में व्यंजक भी सिद्ध कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से 2 या 3 वीडियो और अपलोड होगा और हम लोग का विद्युत धारा एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसे एकदम बेहतरीन तरीका से नोट्स बना के रखिए, एकदम एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।